दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हम अभी अमरावती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं, तो अभी मैं हूँ एडवोकेट किशोर शेळके सर इनके साथ में, और इनसे हम जानकारी लेंगे कि अमरावती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल साइड किस तरह से काम करती है। तो पहले तो शेळके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके बिजी शेड्यूल में आपने टाइम निकाला और हमें ये इंटरव्यू देने का कहा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं थोड़ा रिमूव करूंगा बात प्लीज़ सर, करने में। प्लीज़ रिमूव कीजिए आप। सर एक बताइए हमें कि यहाँ पे सूट कैसे फाइल होता है। सिविल सूट, हाँ जी। हाँ, तो सिविल सूट का फाइलिंग यहाँ पर जो है तो सीनियर डिवीज़न जो है तो वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है तो वहाँ पर वो सूट का फाइलिंग होता है। ओके। और वो सूट का फाइलिंग होने के बाद में 13 सीनियर डिवीज़न है और 17 जूनियर डिवीज़न है, तो जुरिस्डिक्शन को लेकर के उसका अलॉटमेंट होता है। ओके, असाइनमेंट होता है। असाइनमेंट। और ये रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्शन, गेटिंग सूट नंबर, इसको क्या बहुत टाइम लगता है कि जल्दी हो जाता है ये? ना, उसको टाइम नहीं लगता। जनरली जब सूट हम फाइल करते हैं तो सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट मैंने आपको बताया वो वहाँ पर स्क्रूटिनी करते हैं। वो स्क्रूटिनी करने के बाद में यदि कोई ऑब्जेक्शन आता है तो हमको तुरंत कॉल करते हैं वो कि ऐसा ऑब्जेक्शन है, हमको सेटिस्फाई करो। तो हम जाकर के उसको रिमूव करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तुरंत हो जाता है, टाइम नहीं लगता। टाइम नहीं लगता है। और इंजंक्शन एप्लीकेशन का कैसा है? एक्सपार्टी होता है कि कंपलसरी इश्यू नोटिस के बाद ही इंजंक्शन हियर होता है? इंजंक्शन का प्रोसीजर ऐसा है कि यदि सिविल सूट हम फाइल करते हैं तो उसमें हमको टेम्पररी इंजंक्शन यदि डिमांड है हमारी तो हम उसके साथ में एक एप्लीकेशन लगाते हैं कि टेम्पररी इंजंक्शन हमको चाहिए करके। वो कोर्ट में फिर अलॉट होने के बाद में जब कोर्ट को असाइन होता है, वो कोर्ट में जाने के बाद में हमको ऐसा लगता है कि इसमें एक्सपार्टी इंजंक्शन की ज़रूरत है तो हम उसको उस तरीके से प्रेस करते हैं। और कोर्ट को यदि लगता है कि इसमें एक्सपार्टी की नेसेसिटी है विदाउट बिफोर हियरिंग द अदर साइड, तो वो पोजीशन में वो कोर्ट हमको एक्सपार्टी इंजंक्शन देता है। हाँ। ओके। सर, इंजंक्शन एप्लीकेशन हम जब फाइल करते हैं तो उसका डिस्पोजल का टाइम फ्रेम लगभग क्या है? 30 डेज। 30 डेज में 30 डेज में खत्म होता है? टेम्पररी इंजंक्शन का एप्लीकेशन जो होता है उसको एग्जिबिट 5 मार्क होता है। सूट के साथ में जो एक एप्लीकेशन जाता है तो उसको एग्जिबिट 5 मार्क होता है और गाइडलाइन है उसकी। और सीपीसी में भी प्रोविजन है कि इंजंक्शन एप्लीकेशन इफ एक्सपार्टी ग्रांटेड इट इज़ टू बी डिसाइडेड विद इन 30 डेज। और अगर पार्टी आती है तो फिर उसके बाद उसका समय वो डिस्पोजल? हाँ, तो पार्टी आती है और उसके बाद में उसका कैसा होता है कि इंजंक्शन देने के बाद में अदर साइड जो है तो एकदम अवेयर हो जाती है, अलर्ट हो जाती है। तो वो अदर साइड ही उसकी केयर लेती है कि जल्दी से जल्दी उसका सेव फाइल हो, रिप्लाई फाइल हो, उसमें हियरिंग हो। और फिर यदि जो पार्टी ने एक्स पार्टी इंजंक्शन लिया हुआ है, इफ दैट पार्टी इज गोइंग टू डिले दैट प्रोसीडिंग, तो उसमें टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया है 30 डेज का कि नो यू कांट प्रोसीड बियॉन्ड 30 डेज। 30 डेज के अंदर कोर्ट को उसको डिसाइड करना पड़ता है। ओके। अभी सर मैं पूछूंगा कि यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन स्टाइल किस तरह की है? मतलब फॉर एग्जांपल ऊपर स्टिचिंग, सेंटर स्टिचिंग, टैगिंग, जिसको बोलते टैगिंग या सेंटर स्टिचिंग? राइट। हाईलाइट करने के लिए आप कहेंगे कि भाई तो स्टिचिंग इसका ऐसा है कि जैसा हम सूट दाखिल करते हैं तो उसमें हम टैगिंग करके रखते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन कहाँ है और कौन सा प्लीडिंग, हमारा जो इम्पोर्टेंट प्लीडिंग जो है तो वो कहाँ पर है। और कोर्ट का ज़्यादा समय न लेते हुए कि हमको काय पर फोकस, किस चीज़ पर हमको फोकस करने का है, वहाँ पर हम टैग लगा के रखते हैं। ओके। हाँ। सर, यहाँ पे कोई ये प्रेसिपी सिस्टम है क्या मूव करने का? समझो आई हैव टू मूव द मैटर, तो प्रेसिपी देने का उसको ग्रांट होती है, फिर मेरा मैटर बुलाते हैं, ऐसा कोई है? नहीं, ऐसी प्रोसीजर नहीं है। ऐसा कोई कैवेट प्रोसीजर है। ओके। हाँ। सर, दूसरा मुझे ये पूछना था कि ये नंबर्स जो है, रनिंग नंबर पैटर्न है क्या यहाँ पे रीडिंग्स का? जो मतलब शुरू, पहले फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ कैसे है कि समझो मैंने प्लेन फाइल किया है तो 10 में मेरा प्लेन खत्म हुआ। हाँ। तो डिफेंडेंट जब भी WS फाइल करेगा वो 11 से आगे नंबरिंग करेगा ना, और उसके आगे जो भी आएगा मतलब उसका रनिंग नंबरिंग एक सिस्टम आ गया है हमारे यहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। प्लेन को जो नंबरिंग आया हुआ है तो स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड्स टू अप टू प्रेयर। ओके। हाँ,
और यदि अदर साइड आती है तो वो रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करती है। रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के बाद में उसका भी नंबर 1 से शुरू होगा, एंड तक होगा, क्योंकि उसका टाइटल रिटर्न स्टेटमेंट है और इसका टाइटल प्लेंट है। ओके। यहाँ पे एक पूछना था कि यहाँ पे वैसे प्रोफेशनल कोड क्लर्क का कोई सिस्टम है क्या? हाँ जी, है ना। हमको क्लर्क रजिस्टर करने पड़ते हैं ना। हाँ, हाँ। हमारा ऑन आवर बिहाफ काम करने के लिए हम जहाँ नहीं जा पाते या जो भी मिसलिनियस वर्क करने का है, हर जगह लॉयर नहीं जा सकेगा, तो उसके लिए उसको क्लर्क रखना पड़ता है। लेकिन वो क्लर्क ऑथोराइज होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसको बाकायदा आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, उसका नंबर भी मिलता है, उसका आइडेंटिफिकेशन स्पेशल होता है कि ये किसका क्लर्क है करके। ओके। दूसरा एक मुझे पूछना था कि अगर कोई बाहर से प्लीडिंग भेजना चाहे, सपोजिंग सूट इज फाइल्ड इन अमरावती एंड द डिफेंडेंट इज सेफ समवेयर फ्रॉम एनी प्लेस आउट ऑफ महाराष्ट्र और आउट ऑफ अमरावती, तो कैन ही मेक हिज मतलब रिप्लाई को या WS को, और जहाँ पे भी वो है, फॉर एग्जांपल बॉम्बे में है, तो वहाँ पे वो नोटराइज करके यहाँ पे फाइल कर सकते हैं क्या हम लोग? मतलब वकील साहब ही यहाँ के फाइल करेंगे, लेकिन वो वहाँ से कुरियर से भेजेगा नोटराइज? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, वो फैसिलिटी है। उसके लिए 2 फैसिलिटी है। देखिए, कोई इन एब्सेंस ऑफ पार्टी, उसको एक फैसिलिटी ऐसी है कि ऑन हिज बिहाफ अंडर ऑर्डर 6 रूल दिया, 6 में दिया है, अंडर ऑर्डर 6 ऑफ CPC, उसमें प्रोविजन दिया है कि इफ ही इज एब्सेंस फॉर फाइलिंग हिज सिक्योरिंग हिज पर्सनल प्रेजेंस इन दैट सिचुएशन, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकता है। एक ये पोजीशन हो गई। सेकंड पोजीशन जो आपने बोला कि इफ ही इज रिसाइडिंग एट मुंबई, कैन ही फाइल the return statement here only? Yes, he can. If he is going to prepare return statement at Mumbai and he can send it by courier, can appoint the lawyer here and can file the procedure. ओके। एक टेंटेटिव यहाँ पे जब सिविल दावा दाखिल होता है तो उसको डिस्पोज ऑफ होने के लिए कुछ टेंटेटिव पूछ रहा हूँ कि क्या टाइम फ्रेम में वो ख़त्म हो जाता है? तो ऐसे आप तो ये देखिए कि जब सिविल सूट फाइल होता है तो अपने तो कंट्रोल में रहता नहीं है कि उसमें उसका बाउंड ऐसा टाइम टेबल तो हो नहीं सकता, लेकिन उसमें डिफरेंसेस है। यदि मनी सूट होता है तो उसको कोर्ट स्पीडी ट्रायल करके लेता है, क्योंकि उसमें मनी इन्वॉल्व होता है, अगले वाले को मनी की डिमांड होती है, तो वो करके सूट फाइल किया है तो उसको स्पीडी ट्रायल में डाल करके उसका डिस्पोजल जल्दी हो सकता है। बट अदर सूट्स जो है, जो सिविल नेचर के हैं, सिविल राइट अराइज हो रहे हैं उसमें से, तो उसको ऐसा कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम होता नहीं। फिर भी यहाँ पर अभी कोर्टों की संख्या ज़्यादा होने के कारण डिस्पोजल अच्छा है। मुझे ये पूछना था कि कैन द सूट बी फाइल्ड इन इंग्लिश? मतलब मराठी छोड़ के अगर इंग्लिश में दाखिल करना चाहे कोई, तो कैन इंग्लिश में भी दावा दाखिल कर सकते हैं हम लोग? आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ 90% सूट इंग्लिश में दाखल होते हैं। ओके। हाँ, जरी लँग्वेज मराठी आहे, महाराष्ट्राची मराठी आहे, अमरावतीची पण मराठी आहे, परंतु फायलिंगचं प्रमाण जे आहे ते इंग्लिशमध्ये जास्त आहे आणि मराठीमध्ये कमी आहे। ओके। तो आइडेंटिकली फिर सर आर्ग्यूमेंट भी इंग्लिश में होते होंगे? वो भी होते हैं नॅचरली। लँग्वेज जी सोपी पडते प्रेझेंटेशन करायला, फोकस करायला, आणि जे ड्राफ्टिंग इंग्रजीमध्ये असल्या कारणाने इंग्रजीमध्येच होते। ओके। सर असे काही स्पेसिफिक फेस्टिवल हॉलिडेज आहेत? बिकॉज एव्हरी रिजन हॅज देअर ओन फेस्टिवल हॉलिडे, तर आपके यहाँ पे कोई ऐसे स्पेसिफिक हॉलिडे हैं? हां, आमच्याकडे असं असते की नवरात्रमध्ये ज्या दरम्यान असते, आमच्या इथे अंबादेवीचं संस्थान आहे आणि नवरात्राचं मोठं हे असते, तर त्याच्यामुळं असं असते की त्या दरम्यान आमच्या इकडे फेस्टिवलची लिव्ह म्हणून नाही देत, परंतु त्या दरम्यान एक फॅसिलिटी असते की बा अमरावतीला इथे असल्या कारणाने। आणि बाकी असा स्पेसिफिक हॉलिडे असा कोणता नाही आहे अदर दॅन होळी। होळी तर सगळीचकडे ऑल ओव्हर भारतात एवरीवेयर नहीं है। सर और एक पूछना था कि ऐसा कोई स्पेसिफिक डे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ है? जैसे आप अभी मतलब तालुका कोर्ट में सब जाते हैं, तो कि चलो एवरी फ्राइडे या वेडनेसडे और फ्राइडे यहाँ की मंडली तालुका कोर्ट जाएगी, ऐसा कोई एक है पैटर्न? तो पर्सन टू पर्सन डिफर करतो, पर्सन टू पर्सन लॉयर डिफर करतो की काही लॉयरनी नांदगाव खंडेश्वरसाठी गुरुवार ठेवला आहे, तिवसा कोर्ट आहे ते बुधवार ठेवलेला आहे, तर ते स्पेसिफाय करतात कोर्टाला की आमचं या बुधवारच्या दिवशी आमचे मॅटर्स ठेवू नका, कारण की जर डेट जर आली तर ते सांगतात बुधवारची जर येत असतील तर ते सांगतात की नाही मला बुधवार माझा मी दिवसासाठी ठेवला आहे,
गुरुवार अचलपूरसाठी ठेवलेलं असं ते पर्सनली ठेवतात, असं फिक्स नाही. हा नाही नाही, म्हणजे ऑब्व्हियसली इट इज अंडरस्टँडिंग बिटवीन द बार अँड द बेंच, म्हणजे इट इज नॉट अ रूल एनीवेअर. आणि ते अकोमोडेशन देतात. हाँ, अकोमोडेशन, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क, अकोमोडेट होते हैं कि नहीं. सर, इन एविडेंस नेटिव लैंग्वेज का कोई यूज होता है? क्योंकि डिफेंडेंट या प्लेंटिफ होंगे जो नेटिव लैंग्वेज में, मतलब उनकी कोई अपनी लैंग्वेज, जैसे ट्राइबल लैंग्वेज कहो या जो भी है. होतो ना, होतो. बघा, एक तर मेन डिफरन्स असा आहे की ज्या सूटमधून अपील अराईज डायरेक्टली हायकोर्टला होते त्याच्यामध्ये रेकॉर्डिंग इंग्लिशमध्ये होते. ओके. हा CPC मध्येच रूल आहे किंवा मॅन्युअलमध्ये रूल आहे हा असा दिलेला, की ज्याचं अपील डायरेक्ट हायकोर्टाला होते त्याच्यामध्ये एव्हिडन्स रेकॉर्डिंग हे इंग्रजीमध्ये असलं पाहिजे. दुसरे जे जनरल दावे आहेत, त्याच्यात दोन्ही लँग्वेजमध्ये रेकॉर्डिंग होते, इंग्लिशमध्ये होते आणि मराठीमध्ये पण होते. ओके. मग नेटिव्हला कधी असेल तर इंटरप्रिटर मिळतात का मग त्याच्यासाठी? हां, इंटरप्रिटर आता इथे तशी काही आवश्यकता पडत नाही. अमरावती स्टेशनला तरी अशी आवश्यकता नाही आहे की दुसरी कोणती लँग्वेज अशी नाही आहे की जी बोलल्या जाते किंवा जी मराठी किंवा हिंदी किंवा इंग्रजी कोणाला समजत नाही, असा क्लास अमरावती स्टेशनला तरी नाही आहे. त्याच्यामुळे तो प्रश्न येत नाही. परंतु आता समजा आपला जो प्रश्न आहे त्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने मला जर असं वाटलं की एक आर्मीमधला माणूस आहे की ही बिलॉंग्स टू बंगाल आणि त्याचं लिटिगेशन इथे चाललं आणि त्याला जर याची कॉपी, इथल्या जजमेंटची जर कॉपी पाहिजे असेल, ती त्याच्या लँग्वेजमध्ये पाहिजे असेल, तर ती प्रोव्हिजन मॅन्युअलमध्ये, सिव्हिल मॅन्युअलमध्ये दिलेली आहे की मला त्याला बेंगॉलीमध्ये ती ट्रान्सलेट करून मिळेल. ऑर्डर एव्हरीथिंग. कर्नाटक तेलुगू लँग्वेजमध्ये पाहिजे असेल त्याला त्या लँग्वेजमध्ये मिळेल. तर ही फॅसिलिटी सिव्हिल मॅन्युअलमध्ये दिलेली आहे. सर, यहाँ पे कमर्शियल कोर्ट है? नाही, इथे कमर्शियल नागपूरला आहे. ओके. और इस कोर्ट का मॉनिटरी ज्युरिस्डिक्शन क्या है? ट्रायल कोर्टाचं ओरिजिनल ज्युरिस्डिक्शन जे आहे ते 25 लाखाचं आहे. ओके. आणि सिनियर डिव्हिजनचं जे आहे ते ऑनवर्ड्स 25 लाख किती पण 25 लाख है ना ऑनवर्ड्स, किती हाउएवर इट इज. किती असेल. ओके. तो शेळके सर, थैंक यू, आपने आपका बहुत मूल्यवान समय हमें दिया और अच्छी जानकारी हमें दी कि सिविल साइड किस तरह से चल रही है, तो इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं. आभार व्यक्त करने के पहले मैं चाहूँगा आपसे कि आपने मेरी मुलाकात ली. मैं इसलिए भी चाहूँगा की मैं यहाँ अमरावती सिटी का मेयर रह चुका हूँ और मेयर म्हणून काम करत असताना आणि लॉयर म्हणून काम करत असताना दोघांचं कोऑर्डिनेशन कसं चाललं पाहिजे आणि तिकडचा व्याप सांभाळून आणि इथली प्रॅक्टिस सुद्धा कंटिन्यू राहिली पाहिजे या दृष्टिकोनातनं पण सांगेल. आणि आमच्याकडे काय झालं होतं की कॉर्पोरेशनला 7 कॉर्पोरेटर्स डिस्क्वालिफाय झाले होते फॉर द टेक्निकलिटीज. आणि ते लिटिगेशन जे आहे तर वो लिटिगेशन जो है वो लिटिगेशन अप टू सुप्रीम कोर्ट गया था. ओके. हाँ, उसमें क्या हुआ था, बहुत ट्विस्टिंग क्वेश्चन था कि 7 कॉर्पोरेटर्स जो है वो एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर चुन के आए थे और उसके बाद में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़ करके एक गठबंधन बनाया और गठबंधन बनाने के बाद में उन्होंने कुछ पोस्ट हासिल किए. तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ऐसा ऐलान हुआ था कि ये लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर चुन के आए हुए हैं और ये जो नया गठबंधन बनाते हैं तो ये हमारे पार्टी को छोड़ के गए हैं, इस वजह से इनको पार्टी से निकाला जाए. और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्टी इथल्या कोर्टाने वो 7 पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया था. ओके. तो दे वेर डिस्क्वालीफाइड, वो डिस्क्वालीफाई किए गए और उनको पोस्ट से हटना पड़ा था. लेकिन उसमें लिटिगेशन हुआ, वो लिटिगेशन रिच फर्स्टली एट अमरावती में हमने उसको कॉन्टेस्ट किए, उसके बाद में हाई कोर्ट में कॉन्टेस्ट किए और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसाइड किया कि ये डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते, इनकी पोस्ट कायम है. कारण उसमें ऐसा, और उसमें रूलिंग बना और रूलिंग बनने के बाद में पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है, लोकल डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट जो है, उसमें अमेंड करो, ऐसा उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला. अनलेस एंड अनटिल इट इज अमेंडेड ये पर्सन रिमूव नहीं कर सकते, ऐसा फाइंडिंग है और ये लैंडमार्क जजमेंट अमरावती का है. दैट मीन्स एक तरह से जो लिटिगेशन यहाँ अमरावती में शुरू हुआ, हाँ, वो दैट हैज लेड टू डूइंग एन अमेंडमेंट इनटू द एक्ट्स. तो ये एक बहुत बड़ी प्रेस्टिजियस चीज़ होती है, बड़ी उपलब्धि. जो फर्स्ट बीज यहाँ आपके यहाँ गिरा था वो एट द एंड जाके वो इतना बड़ा उसका एक रिपरकशन हुआ. तो उसका कारण ऐसा हुआ कि एक लॉयर यदि कोई पब्लिक सेक्टर में जाता है तो कैसा रेवोल्यूशन आता है, ये लॉयर की उपलब्धि है. यस सर. सर, थैंक यू. थैंक यू सर.